Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 10 of BSc second semester Chemistry Important Question Series. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की जो यूनिट फर्स्ट है, डेट इज़ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के टॉप 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। तो ये जो लेक्चर है ये दोनों टाइप के स्टूडेंट, हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। तो ये पहले मैं इन क्वेश्चन को बता देती हूँ, देन मैं आपको वन बाय वन ये क्वेश्चन का आंसर हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। हिंदी में यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, डी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर एपीमर्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। हिंदी में लिखा है एपीमर्स क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज म्यूटर रोटेशन। तो म्यूटर रोटेशन को हम हिंदी में बोलते हैं परिवर्तित ध्रुवण गुणन। तो परिवर्तित ध्रुवण गुणन क्या होता है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। तो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम थोड़ा सा आंसर में हम उसका ग्लूकोज का जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर लिखा है, ग्लूकोज इज ए शुगर विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट मोनोसेक्राइड ए सब कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम अभी 6-7 लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। मोनो का मतलब होता है यहाँ पर वन, सेक्राइड मीन्स शुगर, यानी कि क्या है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना है, जिसे हम और कार्बोहाइड्रेट की यूनिट में नहीं ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, जो कि इसका होता है हमारा फ्रक्टोज का होता है, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, आइसोमर होते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले ग्लूकोज को उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर की हेल्प से समझाया गया, जिसे हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर मैंने इसका फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज बना रखा है, इसे हम बोलते हैं ओपन चेन फॉर्म। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है, एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। तो 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में होंगे। ऊपर वाला जो हमारा फर्स्ट कार्बन होगा वो क्या होगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और नीचे हमारे क्या होंगे, कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। अब आगे एक्सपेरिमेंट किए गए, तब हमें पता चला कि ये जो हमारे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज अपने ओपन चेन फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ये अपने साइक्लिक फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी कि जब हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन देखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर ग्लूकोज अपनी साइक्लिक फॉर्म में ज़्यादा रहता है, और उसकी जो हमारी ओपन चेन फॉर्म होती है वो बहुत ही कम प्रेजेंट होती है। तो ये किस तरह से अपनी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारी कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर की हेल्प से बताऊंगी किस तरह से इसकी ओपन चेन फॉर्म साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है, द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्स ए स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग pyranose where the aldehyde group at carbon 1 reacts with the hydroxyl group at carbon number 5। तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एक 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसकी ओपन चेन फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, जिसकी वजह से ये क्या होगा, अपनी साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये साइक्लिक फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होगा, जो इसकी ओपन चेन का जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जो कि किस कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, वो किससे रिएक्ट कर लेता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि किस पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 5 पर प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, और एक क्या बन जाता है, हमारा हेमी एसिटल लिंकेज बन जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लूकोज की ओपन चेन फॉर्म होती है वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको इसकी दिखाई थी कि ओपन चेन फॉर्म किस तरह की होती है, तो वही मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बन की नंबरिंग ऑलरेडी यहाँ पर कर रखी है मैंने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 कार्बन एटम यहाँ पर होंगे। अब पहला जो कार्बन होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे, ये मॉलिक्यूल
स्टेशनरी नहीं होते, यानी कि ये क्या होते हैं, एक ही पोजीशन पर नहीं रहते, ये क्या होते रहते हैं, बैंड होते रहते हैं। जिसे हम साइक्लोहेक्सेन की बारे में जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग होती है वो क्या करती रहती है और रोटेट करती रहती है। उसी तरह से कोई भी हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता रहता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में रोटेट करता रहता है। तो एक टाइम पर क्या होता है कि जो कार्बन फर्स्ट है वो क्या होता है, कार्बन 5 के क्लोज आ जाता है। अब ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इस एल्डिहाइड ग्रुप का जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब इस ऑक्सीजन के पास कोई हाइड्रोजन आता है तो वो तुरंत ही उसके साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। तो अब जब ये मॉलिक्यूल बैंड होता है तो ये क्या होता है, कार्बन नंबर 5 के पास आ जाता है और कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या क्या है, हमारा ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो ये पहले कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये बॉन्ड किस तरह से बनाएगा, बॉन्ड बनाने के लिए इसे सबसे पहले इस वाले बॉन्ड को तोड़ना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। इसके लिए यहाँ पर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा और इसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी ये हाइड्रोजन जब क्या करेगा, अपना बॉन्ड पहले किससे ब्रेक कर लेगा, इस वाले ऑक्सीजन से ब्रेक कर लेगा, तब ये इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड बना पाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो जैसे ही ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे तो ये तुरंत ही क्या कर लेगा, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अब ये वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब इन्हें भी क्या करनी है, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। इस कार्बन को हमारे 4 बॉन्ड बनाना है और इस ऑक्सीजन को हमारे कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो इसलिए सिंपली ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ ही रिएक्शन कर लेंगे और एक हमारी क्या हो जाएगी, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगी। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये इस वाले 5th कार्बन एटम और पहले कार्बन एटम दोनों के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसी पूरी हो गई हैं और कार्बन की हमारी 4 वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। तो ये वाला जो लिंकेज होता है, ये जो बॉन्ड होता है, इसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल लिंकेज। अब इस लिंकेज की वजह से हमारा क्या होता है, इसकी 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होती है। यहाँ पर 2 एनोमर्स का है वो फॉर्म होते हैं, जिसे हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और सेकंड होता है हमारा बीटा डी ग्लूकोज। अब ये जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज है, इनमें सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि यहाँ पर जो पहला कार्बन एटम होगा, इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर डिफरेंट होगी। तो जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर इस मॉलिक्यूल को, ये जो हमारी रिंग है, रिंग फॉर्म हुई है, अगर हम इसे एक प्लेन में बांधे, प्लेन का मतलब क्या होगा कि ये क्या है, जैसे कि हम इस कॉपी के पेज को देखिए, क्या है, एक प्लेन है। ये बॉन्ड क्या करते हैं, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं कि जो हमारी रिंग होती है जिस प्लेन में, उससे ऊपर की तरफ और दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो नीचे की तरफ बनता है, ताकि हमारे स्टेरिक रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। तो यहाँ पर इस वाली जो स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर ब्लो द रिंग प्रेजेंट होता है। ब्लो द रिंग यानी कि नीचे की तरफ होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, हमारा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा। अगर हम इस कॉपी के पेज को, इस रिंग को मान लें, तो ये क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ऊपर की तरफ होगा और हाइड्रोजन नीचे की तरफ होगा। जबकि बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा कि ये जो पहला कार्बन एटम है, इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा रिंग के ऊपर और हाइड्रोजन नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा। तो ये जो होती है हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। लेकिन हम जो किताबों में देखते हैं वो स्ट्रक्चर थोड़ी सी हमें डिफरेंट लगती है, तो अभी हम उसी पर बात करते हैं। तो किताबों में हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है, ये कार्बन एटम हमें यहाँ पर लिख कर नहीं, बल्कि एक ये जो लाइन से हम इससे क्या कर रहे हैं, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो ये होता है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। तो यहाँ पे भी इस वाली रिंग में क्या हो रही है, नंबरिंग हो रही है। अब यहाँ पे पहले कार्बन एटम पर क्या है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर होगा। अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या है, ब्लो द रिंग प्रेजेंट है, तो ये हम नीचे की तरफ यहाँ पर दिखा देंगे। अब यहीं से एक क्या होगा, सेकंड कार्बन एटम यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। सेकंड कार्बन एटम से क्या है,
ये वाले इस साइड जो होगा वो बिलो द रिंग, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल होगा, और हाइड्रोजन इस तरह ऊपर अबव द रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे थर्ड कार्बन एटम है, यहाँ पे भी थर्ड कार्बन एटम है। इसमें क्या है, हमारा हाइड्रोजन बिलो द रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, और हाइड्रोक्सिल ये रहा अबव द रिंग यहाँ पर ये प्रेजेंट है। फोर्थ कार्बन एटम पर हम देख रहे हैं कि फोर्थ कार्बन एटम पर ये हाइड्रोक्सिल ये रहा हमारा, और यहाँ पर अबव द रिंग यहाँ पे हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है। अब आती है फिफ्थ कार्बन एटम की बात। तो फिफ्थ कार्बन एटम से हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली सिक्स कार्बन एटम जुड़ा है, जो कि क्या है, एक CH2OH ग्रुप है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, और हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो ऑक्सीजन है, जो हेमी एसिटल लिंकेज फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन नंबर 5 से भी बॉन्ड बना रहा है, और कार्बन नंबर फर्स्ट से भी बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कार्बन नंबर 5 से एक तो CH2OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक ये वाला जो ऑक्सीजन है वो जुड़ा हुआ है। और इस वाले कार्बन नंबर 5 से ही क्या है, कार्बन नंबर 4 भी जुड़ा है, वो ये इस साइड है। अब इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली क्या होगा, हमारा C1 जुड़ा हुआ होगा कार्बन नंबर फर्स्ट, तो ये रहा डायरेक्टली कार्बन नंबर फर्स्ट। तो ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन जो हमें बुक में देखने को मिलता है। ये किसका है, अल्फा डी ग्लूकोज का है। और बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा, सिंपली हमारा जो कार्बन नंबर फर्स्ट होगा उसमें हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री वो डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल क्या होगा, हमारा अबव द रिंग प्रेजेंट होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, बिलो द रिंग प्रेजेंट होगा। यानी तो ये होता है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एपीमर्स क्या होते हैं। एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स हमारे वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि कितने जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर सेम होंगे। चाहे हमारे कोई भी जैसे कि हम इसकी बात करें डी ग्लूकोज की, तो डी ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C6H12O6। और डी मैनोस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है, हमारा C6H12O6 होता है। यानी कि डी ग्लूकोज भी कितने 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और डी मैनोस भी हमारा क्या है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है। यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और साथ साथ हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। यानी कि यहाँ पे इसकी पूरी जो स्ट्रक्चर होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है किसी भी ग्रुप की एट ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारी स्ट्रक्चर होती है, जैसे हमने यहाँ पर डी ग्लूकोज और डी मैनोज का एग्जांपल लिया है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, हमारी डी मैनोज की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर क्या होंगे, ये जो कार्बन एटम होते हैं, ये कार्बन जो है इस डी ग्लूकोज में या कहें डी मैनोज में, ये क्या है, सारे एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है कि जब हमारे कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन हमारे 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर कार्बन से जो ये चारों बॉन्ड है वो क्या हो, डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, जैसे कि यहाँ पर A जुड़ा है तो यहाँ पे B जुड़ा हो, यहाँ पे C और ये D, तो ये वाला कार्बन एटम जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा असिमेट्रिक या फिर कायरल कार्बन एटम कहलाता है। यानी कि चारों एटम क्या होने चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डी ग्लूकोज में भी बहुत सारे हमारे क्या है, असिमेट्रिक कार्बन एटम है। जैसे अगर हम बात करें सेकंड कार्बन एटम की, तो सेकंड कार्बन एटम में हमारे जो चारों बॉन्ड होंगे, चारों बॉन्ड से हमारे डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे इस कार्बन से हम देख रहे हैं ऊपर क्या है, एल्डिहाइड है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सिल है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, और नीचे क्या है, एक चैन है, कार्बन चेन है। तो ये भी क्या है, डिफरेंट ग्रुप ही है। ये वाले अगर इस वाले कार्बन एटम को देखें तो इसमें भी क्या है, ऊपर डिफरेंट चेन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोक्सिल, और यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट कार्बन चेन यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो जितने भी कार्बन एटम है नीचे की तरफ फर्स्ट को छोड़कर, वो क्या है, सारे असिमेट्रिक कार्बन एटम है, या कहें कायरल कार्बन एटम है। डी मैनोज में भी हमारे सारे ये क्या होंगे, असिमेट्रिक या फिर कायरल सेंटर होंगे, फर्स्ट को हम यहाँ पर छोड़ दे तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी पूरी स्ट्रक्चर सेम है, ये भी सारी स्ट्रक्चर सेम है। डी मैनोज में भी क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर है, यहाँ पर भी एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन सेकंड कार्बन एटम पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, इस साइड प्रेजेंट है, जबकि जो हमारा डी मैनोज है, डी मैनोज में यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है। इसमें कंसीडर करें कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, हमारा ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो इस वाले
डीमैनोज में यह हाइड्रोक्सिल क्या होगा, नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट होगी। बाकी सारी स्ट्रक्चर क्या है सेम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कार्बन एटम पर क्या है, सारे जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, सेम है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एपिमर्स, जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन एक कायरल एटम पर सिर्फ एक हमारे कायरल या फिर एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर क्या होगी, जो ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री, उनकी पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। एंड दैट्स द आंसर ऑफ अवर सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन को हिंदी में बोलते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। तो यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन पर बात करते हैं, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि म्यूटा रोटेशन होता क्या है। यहाँ पर लिखा है म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज द spontaneous change in specific optical rotation that occurs when pure alpha D glucose plus 112 degree or beta D glucose plus 18.7 degree is dissolved in water, eventually reaching an equilibrium value of plus 52.7 degree। तो क्या लिखा है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन में हमने एक टर्म यहाँ पर देखी है, वो क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, तो जो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का पहला लेक्चर बताया था इस यूनिट का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोहाइड्रेट की केमिकल स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो पहले म्यूटा रोटेशन पर बात करने से पहले हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझ लेते हैं। और मैंने क्या लिया है, कंटेनर में क्या ले लिया है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया है, यानी कि हमने क्या करा, जो ग्लूकोज का पाउडर होता है उसे हमने पानी में घोलकर उसका सॉल्यूशन बना लिया है। अब इस सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, जो हमारी जनरल लाइट होती है वो क्या होती है, सारी डायरेक्शन में फैली हुई होती है, लेकिन जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट होती है वो क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो होती है। तो अब क्या करें, हमने किसी सोर्स से क्या करी है, एक प्लेन पोलराइज लाइट इस सॉल्यूशन से यहाँ पर पास करी है। तो अब यहाँ पर ये होता क्या है कि जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, हमारी पर्टिकुलर ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, यानी कि ये क्या करता है कि इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, वो भी क्या करता है, स्पेसिफिक एंगल पर रोटेट करता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, जो अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या करता है, इस लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देता है। क्लॉकवाइज यानी कि हम कंसिडर करते हैं कि लाइट इस तरह से होती है, वो सॉरी जो हमारा क्लॉक होती है वो इस डायरेक्शन में चलती है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसने क्या करा है, ऊपर की तरफ क्या करा है, इस पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा दिया है। तो ये जो हमारी रोटेशन, ये क्या होती है, जो हमारी रोटेशन होगी इस लाइट की, वो क्या होगी, एक स्पेसिफिक एंगल पर होती है। प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। और मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की हमारी बेसिकली तीन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। एक होती है हमारी ओपन चेन फॉर्म, दूसरी होती है हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमारी दो तरह की हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा होता है हमारा बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इस तरह ये ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ पर शो करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को एक स्पेसिफिक एंगल पर रोटेट करते हैं। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन होता क्या है। तो अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पर ले रहे हैं, हम यहाँ पर लेंगे नहीं, क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो ग्लूकोज क्या करता है, अपने तीन स्ट्रक्चर में यहाँ पर रहता है। अल्फा डी ग्लूकोज में भी रहेगा, बीटा डी ग्लूकोज में भी कन्वर्ट होगा, और क्या होगा, हमारा ओपन चेन फॉर्म में भी यहाँ पर होगा। तो अगर हम कंसिडर करें कि ग्लूकोज का जो हमने सॉल्यूशन बनाया उसमें ग्लूकोज क्या है, अभी अल्फा डी ग्लूकोज वाली स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, और इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक प्लेन पोलराइज लाइट के सोर्स से हम एक लाइट पास यहाँ पर कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब ये प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ से पास होती है, तो ये क्या होती है, 112 डिग्री यहाँ से रोटेट हो जाती है, वो भी क्लॉकवाइज। तो इस रोटेशन को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन।
अब यहाँ पर अगर हमने क्या ले लिया है, बीटा डी ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया, यानी कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसमें ग्लूकोज अपने बीटा डी ग्लूकोज वाली स्ट्रक्चर में है। अब हम क्या करें, यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट पास कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये 18 डिग्री रोटेट करेगा इस लाइट को, यानी कि दोनों की जो ऑप्टिकल रोटेशन होगी, दोनों जो स्ट्रक्चर होंगी ग्लूकोज की, वो क्या करेंगी, डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ पर कराएंगी, डिफरेंट एंगल पर क्या करेंगी, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगी। बात करें अगर हम ओपन चेन फॉर्म की, तो ओपन चेन फॉर्म हम कंसिडर करते हैं कि वो क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, यानी कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करते। तो इसलिए हम सिर्फ बात करेंगे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में। तो अगर हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन यहाँ पर ले रहे हैं, तो हम कंसिडर करेंगे कि ग्लूकोज यहाँ पर, बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर जो होती है ग्लूकोज की, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि उसमें स्टेरिक रिपल्शन हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये जो हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है, ग्लूकोज अपने ओपन चेन फॉर्म से बीटा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज से अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है, यानी कि ये एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट किसकी होती है, बीटा डी ग्लूकोज की होती है। अगर यहाँ पे हम 100% ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन दिया है, तो ओपन चेन फॉर्म क्या होगी हमारी, 0.02% होगी पूरे सॉल्यूशन में। सबसे ज़्यादा हमारी बीटा डी ग्लूकोज होगी, जिसकी परसेंटेज क्या है यहाँ पर, 64% है। एंड फिर यहाँ पर है अल्फा डी ग्लूकोज, जिसकी परसेंटेज क्या है, 36% है। तो अगर हमारा मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया है, तो ग्लूकोज अगर यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज वाली स्ट्रक्चर में है, तो वो क्या करेगा, 112 डिग्री रोटेट करेगा। लेकिन अगर ये बीटा डी ग्लूकोज हमारा अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो अल्फा डी ग्लूकोज क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को 18 डिग्री रोटेट करता है। तो होता क्या रहता है कि जब इन ग्लूकोज की इन स्ट्रक्चर में इंटर कन्वर्जन होता रहता है, तो ऑप्टिकल रोटेशन जो है, प्लेन पोलराइज लाइट का जो रोटेशन है, वो भी क्या होता रहता है, डिफरेंट होता रहता है। तो एक पॉइंट पर आके क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमें क्या मिलता है कि जो इसकी रोटेशन है प्लेन पोलराइज लाइट की, वो कितनी रह जाती है, +52.7 डिग्री रह जाती है। प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, और माइनस अगर आता है किसी कार्बोहाइड्रेट में, तो उसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये होता है हमारा म्यूटर रोटेशन प्रोसेस। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।